नमस्कार। दैनिक जागरण भारत एजुकेशन कॉन्क्लेव की 6वां संस्करण की इस मंच पे उपस्थित मेरे साथी, देश के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आशुतोष झा जी, यहाँ उपस्थित जागरण समूह के प्रमुख परम आदरणीय संजय गुप्ता जी, सीईओ गौरव अरोरा जी, ग्रुप एडिटर कमलेश जी, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्राध्यापक प्रोफेसर डीपी सिंह जी तथा यहाँ उपस्थित भारत की शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव और जागरण की प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए देश की अनेकों स्थान की लाखों संख्या में इसको वर्तमान और आने वाले कुछ घंटों में कीनली ऑब्जर्व करने वाले सभी महानुभावों को मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं। जागरण की इस कॉन्क्लेव में अभी आप शामिल होके हमारी देश की, हमारी मनुष्यता की, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल इवेंट में आप खुद को जोड़े। मैं इस सेक्टर के इंचार्ज के नाते सबसे पहले आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, कोई भी समाज की आत्मा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। नॉलेज के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से समाज से लेके व्यक्ति तक खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं और उस एम्पावरमेंट की जर्नी के नाम है शिक्षा। शिक्षा हमारी देश में एक बहुत सोची समझी, वेल इंटरप्रिटेड, वेल डिफाइंड तत्व है। सामान्य मनुष्य को सभी प्रकार की भौतिक, आध्यात्मिक दुनिया में शीर्ष तक पहुंचाने के माध्यम शिक्षा ही होती है। जब हम लोग देश में अभी 2047 की लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व की 5 देशों में सफल प्रवास करके लौटे हैं। उनको अनेक जगह पे सम्मानित किया गया है। मित्रों, में इसलिए 5 देशों की अभी का टूर के बारे में उल्लेख किया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं है, ये आज की भारत की 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्वीकृति है, जो एक सुसंस्कृत, जो एक सुशिक्षित और आधुनिक समाज की द्योतक है। और हमारे सामने अभी लक्ष्य है 2047 में भारत जब अंग्रेजों से मुक्ति होने का शतवार्षिक मनाएंगी, उस समय में भारत की सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति क्या होगी, भारत की जिम्मेवारी क्या होगी अपने नागरिकों के प्रति, भारत की उत्तरदायित्व वैश्विक नागरिकों के प्रति क्या रहेगी, उसी के लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत की प्रवास। जब हम एक आगे के लक्ष्य को लेके आगे चलेंगे, तब थोड़ा बहुत वर्तमान और इतिहास को समीक्षा और समझने की आवश्यकता होती है। भारत में ज्ञान की परंपरा अधिकृत रूप में, अगर मैं पूज्य तिलक जी को कोट करूं, उन्होंने कहा कि वेद उपनिषद की आयु लगभग 8000 साल है और भारत की जो अनेक प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रमाण मिलता है, भारत में कम से कम वेद काल से अनेक पुराने समय से ह्यूमन सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। मित्रों, मैं जिस प्रांत से आता हूं, मैं भारत की पूर्वी हिस्सा से आता हूं, महाप्रभु जगन्नाथ जी की भूमि से आता हूं। आप सब लोग पुरी आए होंगे कभी ना कभी, या पुरी के बारे में जानते होंगे। अभी जो पुरी की श्री मंदिर आप देख रहे हैं, इसकी आयु 1000 साल है। उसके पहले 700-800 साल पहले से मंदिर की परंपरा हुआ है, उसके आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिलती है, सुंदर मूर्तियां मिलती हैं, उसकी कुछ टाउन प्लानिंग के एविडेंस मिलता है, ड्रेनेज के एविडेंस मिलता है। उसी राज्य में और 2 बड़े मंदिर है,
कोणार्क की सूर्य मंदिर, जहां धरती के अंदर सूर्य किरण की पहला रोशनी आके पहुंचता है। एक साइंटिफिक पॉइंट है, तो एक इमारत नहीं है, एक ढांचा नहीं है। वैसे ही भुवनेश्वर में लिंगराज जी का मंदिर। मैं उड़ीसा का उदाहरण दिया, इसको मैं साउथ ईस्ट एशिया से लेके ईरान तक इंडियन सिविलाइजेशन की, इंडियन एजुकेशन इकोसिस्टम की एक विरासत के प्रमाण के नाते आपके सामने कैनवास के रूप में खड़ा कर सकता हूं। आज की कश्मीर की सरस्वती सभ्यता से लेके अभी की साउथ ईस्ट एशिया की कंबोडिया से लेकर श्रीलंका तक भारत की ज्ञान परंपरा की यह धरोहर है। ये भारत की समाज की, भारतीय समाज की बौद्धिक गहराई का कुछ प्रमाण है। मित्रों, अंत में जब हम लोग ने अभी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको याद दिलाया 1026 में सोमनाथ की मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने, गजनी के महमूद ने आक्रमण किया था, इसके 1000 साल हमने याद किया। अभी उस 1000 साल की आक्रांताओं के इतिहास अगर पढ़ते हैं, 1835 को हमें भारत की शिक्षा जगत की जुड़े हुए लोगों को याद करना पड़ता है। 1835 में अंग्रेज आ चुके थे भारत में। अंग्रेज की व्यवसाय और प्रशासन की प्रवास शुरू हो चुका था। व्यवसाय कब राजनीतिक अधिकार से परिवर्तित हुआ, हमारे समाज की उस समय की स्थिति अभी भी हम इतिहास के हिस्से में पढ़ते हैं। उस समय में अंग्रेजी हुकूमत एक विषय को अपने आप में सेल्फ रियलाइज किया, अगर हम इस देश की मूल आत्मा को खरोच नहीं पहुंचाते, उस आत्मा को दिग्भ्रष्ट नहीं करते, इस इलाके को हम लंबे समय तक अधीन नहीं कर सकते। इसलिए 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब मैकॉले अपने दलील रख रहे थे, उसमें 2 शर्त उन्होंने कहा था। भारत को लंबे समय तक अर्थनैतिक और राजनीतिक गुलामी में रखना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना पड़ेगा। उसी से 1835 से मैकॉले पद्धति की शुरू हुई। आज हम मैकॉले पद्धति का 200 शताब्दी मनाने का कुछ 1 दशक पहले हम लोग इकट्ठा है। मैं इसलिए जागरण को पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने सही समय में कोई भी अभियान का, कोई भी एक प्रयास का एक पक्ष रहता है। आपने भारत के एक महत्वपूर्ण पक्ष में, जब हम देश में एक तय कर चुका है, अगर 47 के लक्ष्य को पूरा करना है, तब भारत को दासत्व की मानसिकता से, भारत को पराधीनता की मानसिकता से, अंग्रेज हमारे ऊपर 1947 से हमको छोड़ के गए, लेकिन हम सब उसको स्वीकार करते हैं। हमें हमारी पद्धति को आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य की आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारी जो मूलभूत धारणा है, हमारी जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, सिविलाइजेशन, नेचर, आज मित्रों विश्व पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित होता है। हम पंचामृत की कल्पना सभ्यता के प्रारंभ से मानने वाले लोग हैं। हम वायु, जल, पृथ्वी, वनस्पति, ये सब को आस्था से मानने वाले, इसमें हमारे रिचुअल्स नहीं है। ये सारे मानने का उद्देश्य, कारण इसके पीछे वैज्ञानिक था। हमारी सामान्य समाज की अंडरस्टैंडिंग थी पानी का क्या उपयोग करना, पेड़ पौधे को कैसे व्यवहार करना, वायु को कैसे रखना, अग्नि को कैसे व्यवहार करना, धरती की उपज आवश्यकता क्या है, ये सारे की अंडरस्टैंडिंग इस देश की शिक्षा प्रणाली के कारण, शिक्षा की गहराई कारण हमको स्पष्टता थी। आज हमें एक महत्वपूर्ण समय में एकत्रित हुए हैं जब हमको डीकोलोनाइजेशन की एक रास्ता अपनानी है। डीकोलोनाइजेशन की पराधीन दासत्व की मानसिकता से बाहर आएंगे तो स्वाभिमानी समाज होगा, संपन्न समाज होगा, आत्मविश्वासी समाज होगा, आत्मनिर्भर आधारित समाज होगा। मित्रों, इसीलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 में इसी दासत्व की मानसिकता से आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कल्पना की। मैं ये नहीं कहूँगा कि 47 के उपरांत हमारे देश में जो नीतियाँ चली ये उस दिशा में काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की मुखबंध को पढ़ता हूँ जो शिमला में है, उसकी
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, उसकी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए को उस समय के राष्ट्रीय नेता सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है। उसको पढ़ते ही ध्यान में आता है कि भारत की रचना क्या होनी चाहिए थी। श्री अरविंद की शिक्षा के बारे में अवधारणा को पढ़ने से आजाद भारत में शिक्षा कैसे होनी चाहिए उसकी स्पष्टता मिलती है। स्वामी विवेकानंद की कल्पना शिक्षा के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी की शिक्षा के बारे में कल्पना, महात्मा गांधी जी की नई तालीम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति आग्रह, या मदन मोहन मालवीय जी की परिकल्पना से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन की परिकल्पना, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गठन की मूल उद्देश्य यह प्रमाणित करती है भारत आजाद होने के बाद कैसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसकी कल्पना उन समय के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोचा था। मित्रों, लेकिन विडंबना यह रही, जितने मात्रा में हमें रिफॉर्म क्यों लेनी चाहिए थी, जितने माध्यम से हमारी देश के हम 1000 साल पराधीन क्यों रहे, आखिर हुएनसा यहां क्यों आए थे, आखिर इस देश की मूल एक विचार बुद्धिज्म के नाम पे विश्व में इतना प्रभाव कैसे विस्तार किया, आखिर सनातन तत्व विश्व को एक हार्मोनियस स्टेट में रखने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये सारा विषय को जितने मात्रा में प्रारंभ में मैं जिन जिन महानुभावों का आजादी के पहले और आजादी के उपरांत नाम लिया, अगर मैं तमिलनाडु की राजा जी की शिक्षा प्रणाली को समीक्षा करता हूं तब मैं जोड़ पाता हूं राजा जी ने हमारे पहला वाइसराय रहे हमारे देश के, अंग्रेजों के बाद उन्हीं के हाथ में कमान आई, तमिलनाडु की नेतृत्व बाद में उन्होंने किया। उन्होंने तमिलनाडु की शिक्षा के बारे में, स्कूल शिक्षा के बारे में जो परिकल्पना किया, मैं आज अगर 2026 में, अभी हमारे एंकर कह रहे थे हम ऐसे पढ़ाना चाहिए जो भविष्य में रोजगार में मदद करेगी, वो सही बात है। ये सारे कल्पना राजा जी ने आजादी के उपरांत अर्ली 50s में तमिलनाडु में कल्पना किया था। मैं सारे को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, उसके अर्थ नहीं कि मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व उस विषय में सोचा नहीं था। लेकिन मित्रों, हमारे देश में वैचारिक विभ्रमता की भी स्थिति रही बाद में, विशेष करके 70 दशक में उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति बनी, उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक व्यवस्था रही, जिस प्रकार की लोगों की सहायता से उन्होंने अपना बहुमत रखा, उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को फिर मैकोलिज्म की ओर ले धकेलने का काम किया, जिसकी सुधार का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 2020 एजुकेशन पॉलिसी जो भारत के मूल तत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व की आकांक्षा अपेक्षा, संविधान सभा की शिक्षा कैसे होनी चाहिए जिस प्रकार की चर्चा हुई थी, और प्रारंभिक 1 दशक में जो पहल हुई थी, 1.5 दशक में जो पहल हुई थी, लगभग 70 तक 1970 तक जो पहल हुई थी, उसकी फिर एक बार पुनः स्थापित आज की आवश्यकता को देख के एनईपी की कल्पना की गई। मैं अगर एनईपी की 2-3 उदाहरण आपके सामने इस कॉन्क्लेव की कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के रूप में कहूं, इस देश की क्या भाषा होनी चाहिए, इस देश में मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री नीदरलैंड होके भी आए हैं। कुछ दिन पहले नीदरलैंड की जो राजदूत है, आदरणीय राजदूत मेरे को सौजन्य मिलने के लिए आए थे। मैंने सुना था, मैंने उनको एक बार रिकन्फर्म किया, क्या नीदरलैंड में कॉलेज में किस भाषा में रिसर्च इनोवेशन का भाषा क्या है? उन्होंने कहा इंग्लिश। बोले हाई स्कूल तक 12वीं तक किस भाषा में? बोले डच में। तब तो इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है वहां। नीदरलैंड बहुत छोटा देश है, लेकिन विज्ञान में, नोवेशन में, इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में एक देश की विश्व की मानक बनी है। विश्व की कितने आज के समय में जितने सारे अग्रणी अर्थनीति हैं, उनकी मौलिक चिंता की विषय भाषा क्या है? उस देश की भाषा है। कोई पराधीन राज्य, कोई अन्य भाषा नहीं है, कोई विदेशी भाषा नहीं है। हमारे देश में मातृभाषा आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, यह सब स्वीकार करते थे। मैं ऐसे सोचता हूं, मैं हिंदी भाषाभाषी नहीं हूं,
जागरण तो हिंदी का अखबार है। मैं मानता हूं रामायण को रचना वाल्मीकि जी ने किया, लेकिन रामायण को लोकप्रिय कौन किया? आचार्य तुलसी ने किया, तुलसीदास जी ने किया। भाषा दोनों की एक ही होगी। जब मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा की परिभाषित करने को यहां तक हमको जाना पड़ता है। भारत की हजारों साल की हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस, वाटर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, उस सब की भाषा तो अंग्रेजी नहीं होगा ना, या और कोई विदेशी भाषा तो नहीं होगा ना। उस समय की जो समाज भाषा होगा, मातृभाषा वो ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पहला विषय कहा कि भारत की प्रारंभिक अवस्था में यानी बच्चे के मानसिक विकास 8 साल की उम्र तक 85% हो जाती है। 8 साल में वो कक्षा 3 तक आता है। कक्षा 3 तक बच्चा जब आता है, 8 साल होता है, पहला 5 एनईपी ने कहा, पहला 5 यानी आयु 3, 4, 5 बाल वाटिका में रहेगा बच्चा। क्लास 1 और 2, 6 और 7 में रहेगा। 3 आते आते उसको 8 साल होगा। इसी समय में उसकी मानसिक विकास 85% हो जाएगा। ये वैश्विक समीक्षा है, वैश्विक रिकमेंडेशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चा का क्रिटिकल थिंकिंग तब स्पष्ट होगी। आज तो हमारा शिक्षा रोट लर्निंग की चपेट में है, रट्टा वाला एजुकेशन की चपेट में हम लोग हैं। उसको मुक्त करके अगर उसको चिंतक बनाना है, नवाचार में ले जाना है, तब उसको अपनी स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता तब होगी जिस भाषा को पहली बार सुनता है बच्चा, या जिस भाषा में वो पहली बार बोलता है, अगर उसमें वो लिखेगा पढ़ेगा तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्पष्ट होगी। ये हमारी वैज्ञानिक मान्यता है। एनईपी ने कहा कि हमें मातृभाषा आधारित शिक्षा को क्लास 5 तक पक्का करनी है। क्लास 6 to 10 इस कोहोर्ट में हमें उनको 3 भाषा पढ़ाने हैं। 2 भारतीय भाषा पढ़ाना है, 1 विदेशी भाषा पढ़ सकता है। और हमारे देश में लगभग ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं इसलिए इस विषय को प्रारंभ में लिया। ये सब इम्प्लीमेंट करते करते समाज को भी थोड़ा साथ लेना पड़ता है, समाज को समझाना पड़ता है। मेरे को लगा आज कि जागरण मंच में मैं थोड़ा समाज को साथ लेने का प्रयास करूंगा। जागरण हमको मदद भी कर रही है, मदद आगे भी करना चाहिए, मदद करेगी इस अपेक्षा से। अभी सीबीएसई ने अपने स्कीमा में, अपने योजना में नई एजुकेशन पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी क्लास 6 to 10 ये जो 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 साल की उन्होंने स्कीम लेके आया, स्कीमा उसको लेके आया। उसमें कहा पहले भी 8 क्लास तक 3 भाषा में पढ़ते थे, वो 3 भाषा में पढ़ेंगे, उसमें 2 मातृभाषा होगा। पहले 2 भारतीय भाषा की प्रायोरिटी नहीं था, भारतीय भाषा होगी, जो बच्चे की इच्छा है, जो बच्चे की अपेक्षा है। क्लास 9, 10 में भी उस 2 भारतीय भाषा की प्रायोरिटी रखा गया है। उसमें एक विवाद हुई भाई। अभी तक हम लोगों ने तर्क भी दिया, बड़े आक्रामकता के तर्क दिया। हम लोगों की बौद्धिक गहराई पे प्रश्न उठाया, इनको समझ में क्या आता है, विश्व कहाँ जाता है, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं आपके जागरण के मंच में एक तथ्य रखना चाहता हूँ। इन दिनों में सीबीएसई ने एक समीक्षा किया है। जो अब तक विदेशी भाषा पढ़ते थे, मैं विदेशी भाषा को पढ़ने की पक्षधर व्यक्ति हूँ, किस उम्र में, जिनको मेरे को इंडियन ट्रेड कॉमर्स को संभालना है, जो विश्व बाजार में हमारा चीज़ों को बिक्री करने जाएंगे या खरीदने जाएंगे, उनको मैं 5 विदेशी भाषा पढ़ा के जाना चाहिए, मैं इस मत का हूँ। लेकिन जब बच्चे को स्पष्टता चाहिए, उसको विदेशी भाषा की बोझ पे नहीं रहनी चाहिए। जिस भाषा में स्पष्ट होगा उस भाषा में पढ़नी चाहिए। एक विदेशी भाषा तो पढ़ ही रहा है। कुल मिलाकर हमने एक समीक्षा किया सीबीएसई से, फॉरेन लैंग्वेज इन टोटो सीबीएसई की स्टूडेंटशिप में 1% है। 1% के लोग मुखरता के साथ प्रश्न उठाएं, क्यों भाई हमारी विदेशी भाषा को आप छोड़ रहे हो, क्यों हम मातृभाषा भारतीय भाषा पढ़ेंगे। भारतीय भाषा इसीलिए पढ़ना चाहिए कि भारत में अभी तक हम लोग इनोवेशन में,
तेजी से पिछले 10 साल हम बढ़े हैं। हमारी प्रोडक्शन में, हमारी रिसर्च में हमारी आवश्यकता क्या है? भारत में 140 करोड़ लोग हो चुके हैं। भारत के साथ ग्लोबल साउथ जुड़ चुका है। उस ग्लोबल साउथ की अपेक्षा भारत के प्रति है। भारत की रिसर्च के ऊपर है, भारत की इनोवेशन के ऊपर है, भारत की लो कॉस्ट प्रोडक्शन वैल्यू चेन के ऊपर है। इसको ठीक करने के लिए हमें इनोवेटर चाहिए, हमें इंटरप्रेटर नहीं चाहिए। इंटरप्रेटर एक चलेगा, लगेगा, कुछ लोगों को इंटरप्रेटर बनाएंगे। समाज को तय करना इनोवेटर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए? हमारी शिक्षा नीति इनोवेटर की ओर ले जा रही है। मैं जागरण की संरक्षण चाहता हूं। उस विवाद को, उस वितर्क को एक भारतीय भाषा आधारित सबसे बड़ा अखबार के नाते जागरण की भी दायित्व बनते हैं, उसको समाज बोध बढ़ाने के लिए। जो मेरे को आलोचना कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनको आदर भी करता हूं। प्रजातंत्र में आलोचना अनिवार्य है, लेकिन आलोचना तार्किक होनी चाहिए, आलोचना प्रासंगिक होनी चाहिए। जागरण उस विवाद को, इस विषय को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा अपेक्षा है। मित्रों, आज हमारे देश में मैंने नागरिकों की संख्या एग्जैक्टली सेंसस को कोट करे, एक्स्ट्रापोलेट करके 11 का 146 करोड़ है। यह विश्व की 18% होते हैं। भारत में 35 साल की आयु की 65% यंगस्टर्स है। 35 साल के नीचे भारत में 65%, 65% की आबादी भारत में है। इसके अलावा मैंने कहा कि विश्व में अगर 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से ग्लोबल साउथ में लगभग 400-500 करोड़ लोग रहते हैं। ये सेंटर ग्लोबल साउथ की आज नेचुरल एपी सेंटर ऑफ एस्पिरेशन है भारत। वेस्टर्न वर्ल्ड के महंगा मॉडल को ग्लोबल साउथ लेने की ताकत ही नहीं रखता है। उनका अनुभव पिछले 200 साल में अच्छा नहीं रहा है। हम कभी अग्रेसर नहीं रहे, हम कभी एक्सप्लॉइटर नहीं रहे। हमारी सभ्यता विश्व के अनेक इलाकों में गया है। हमारी कोई नेगेटिव इमेज नहीं है। श्रीलंका में हमें कोई भारतीय सभ्यता वाले लोग, श्रीलंका वाले मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति भारत से ही हुई है, लेकिन भारत को कोई अग्रेसर नहीं मानता है। कंबोडिया में अगर मेरे ओंकार बाट में इतना बड़ा इमारत मंदिर है, तो हमको कोई राजा ने आक्रमण करके वहां बनाया ऐसे नहीं मानता है, संस्कृति वहां पहुंचे इसे मानते हैं। इसलिए भारत आज विश्व की आधे से ज्यादा आबादी की आकांक्षा को पूरा करने वाले देश बन चुका है। उस समय में हमारी व्यवस्था कैसे होगी, ये इस एनईपी में कुछ चीज को उल्लेख, हमको इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। हमारी शिक्षा प्रणाली को डिग्री से करना क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली को डिग्री से कॉम्पिटेंसी की ओर ले जाना पड़ेगा, कैपेबिलिटी की ओर ले जाना पड़ेगा। हमारी पीएचडी होता है, हमारी पीएचडी पेपर सेंट्रिक है। आज समय आया है हमारे पीएचडी को प्रोडक्ट के साथ जोड़ना। हमारी रिसर्च मेरे यहाँ की कोई ज्वलंत समस्या के साथ जुड़ता है क्या? मेरे कैंपस की होनहार नौजवान, उनको मौका दिए तो करते। इन दिनों में भारत में 2014 में हम गिनती में स्टार्टअप थे, आज 2.5 लाख स्टार्टअप बन चुके हैं और विश्व की अनेक अग्रणी क्षेत्र में, समाज की अग्रणी आवश्यकता के क्षेत्र में हमारी समाधान भी आ रहा है, लोक समाधान आ रहा है। भारत की नौजवानों को अवसर दोगे, ये उसको पूरा कर पाएंगे। हमारी शिक्षा नीति उस दिशा में काम कर रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कैपेबिलिटी बेस्ड एजुकेशन, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। और उसके लिए हमें शिक्षा की व्यवस्था को और उन्मुक्त करना पड़ेगा, सिमलेस करना पड़ेगा। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट कहा है हमने, मल्टी डिसिप्लिनरी कहा है। शायद आने वाले सत्र में डीपी सिंह जैसे विद्वान इस विषय में और आपसे विस्तार से बात करेंगे। एक व्यक्ति कुछ भी पढ़ के आए, अपने रुचि के हिसाब से जो जीविका वो यूज में जा रहा है, शायद उसकी जो दक्षता हो रही है उसको आगे उसकी बौद्धिक परिचय में नहीं जुड़ता है। उसको बौद्धिक परिचय में, उसकी क्रेडेंशियल में जोड़ने के लिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया, ABC। जैसे हमारी अर्जित धन की एक बैंक अकाउंट है, हमारी अर्जित ज्ञान का भी एक अकाउंट होनी चाहिए। जिंदगी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। जिंदगी में आखिर तक हमको लर्निंग करना पड़ता है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी एक्रेडिटेशन क्या है,
उसकी क्रेडिटाइजेशन क्या है? अभी मेरे मित्र आशुतोष झा जी को मैंने पढ़ा, मैंने उनको पूछा, आशुतोष जी आप, वो मेरे को कोचिंग के साथ थोड़ा उलझ रहे थे, मैं इनको थोड़ा मेरे मन की बात कोचिंग के बारे में कहूँगा थोड़ा। मैंने कहा आशुतोष जी आपको मैं बहुत प्रभावी मानता हूँ, आपकी साहित्य को मैं रोज पढ़ता हूँ। उन्होंने आज कहा है कि उनकी अखबार ने आज लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाला बीजेपी आने वाले 20 साल तक देश में रहेगा। इन्होंने लिखा है, मैंने नहीं कहा है, मैंने क्लेम नहीं किया, उन्होंने लिखा है, इसलिए मैं उनको पढ़ता हूँ रोज। मैंने, आप जो लिखते हो, आप तो कोई कोचिंग नहीं लिए होंगे, आपको तो कोई एंट्रेंस देना नहीं पड़ा होगा, और आशुतोष जी आज लिखते लिखते देश की पब्लिक पॉलिसी के अथॉरिटी बन चुके हैं। वो अभी देश की ग्रामीण विकास के ऊपर अच्छे खासा मसौदा लिख सकते हैं, देश की विदेश नीति के ऊपर अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हैं, देश की रक्षा नीति के ऊपर अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हैं। वो पढ़ाई नहीं किए। आशुतोष जी को कोई डिफेंस एक्सपर्ट मानता है क्या? अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनको एक व्यवस्था दे रही है, आप आपकी विशेषज्ञता के ऊपर क्रेडिट ले सकते हो। अब सोचिए हमारे देश की मेधा शक्ति का एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगा दुनिया में। मेरे देश की सीए, मेरे देश की अकाउंटेंट दुनिया की इकोनॉमी इकोसिस्टम को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन अनेक जगह पे उनकी चुनौती अभी सामना करना पड़ रहा है कि आपकी दक्षता, आपकी एक्रेडिटेशन, आपकी क्रेडिटाइजेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड की नहीं है। भारत की शिक्षा नीति एनईपी उस दिशा में काम कर रहा है, इसीलिए एबीसी बनाया, इसीलिए क्रेडिट आर्किटेक्ट बनाया, इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया, इसीलिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट बनाया। जागरण की अखबार में प्रिंटिंग में काम करने वाले जो टेक्नोलॉजी के लड़का कल सुबह काम करते करते मल्टीपल टाइम एग्जिट लेगा जागरण से, कोई इंस्टीट्यूशन में जाएगा, थोड़ा 6 महीना का पढ़ाई करेगा, कुछ क्रेडिट इकट्ठा करेगा, फिर जाके काम करेगा जागरण में, फिर 3 साल के बाद लौट के आके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा स्टैंडर्ड की क्रेडिट ले लेगा, फिर काम करेगा 3-4 साल, फिर परिवार को संभालना है, भारत की एक विचित्र आवश्यकता है। फिर 3 साल के बाद एक बार आके उन्होंने मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी, उसकी कैपेबिलिटी आ गया, वो मैनेजमेंट की एक डिग्री कर लेगा, 2 सेमेस्टर की एक 1 ईयर डिप्लोमा कर लेगा। उसके बाद संजय जी अरोरा जी को छोड़ के उनको सीईओ कर सकते हैं। ये एस्पिरेशनल सोसाइटी है। विश्व की जो अर्थनीति आगे बढ़े, ऐसे ही डुअल एजुकेशन सिस्टम बढ़े। अगर 2 विश्व युद्ध जर्मन ने झेला है, क्योंकि जर्मन के एजुकेशन सिस्टम डुअल एजुकेशन सिस्टम में जाता है। ज्ञान और हुनर, स्पष्टता और कौशल्य, ये दोनों एम्बेडमेंट करना पड़ेगा, जो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति यूज कर रहा है। मित्रों, उसमें आज इस जागरण की कॉन्क्लेव उस दिशा में भी आगे वितर्क को बढ़ाए। हमारे इस बार की जेई, नीट, यूजी को हमको रद्द करना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि भाई एजुकेशन में जो गड़बड़ लोग हैं, जो एग्जामिनेशन माफिया है, उनकी षड्यंत्र में हमारे देश की एक भी मेधावी विद्यार्थी अपने हक की सीट से वंचित हो। हमें कठोर निर्णय करना पड़ेगा, हमको लांछन सहना पड़ रहा है, हमको चुनौती का सामना करना, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारी दायित्व इसको व्यवस्थित करना, हमारी दायित्व समस्या को आग बंद करके मुंह मुनि फेर देना। हमारी दायित्व एक डेमोक्रेसी में एक उत्तरदायित्व का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और हम वचनबद्ध है देश के सामने। 21 जून को जो परीक्षा होगा उसको 100% एरर फ्री करना, यह हमारी दायित्व बनता है। मित्रों, इन दिनों में हमने सीबीएसई ने हमारी, आज मेरे सुना सीबीएसई की चेयरमैन यहां आएंगे, वो विस्तार से उस विषय में बताएंगे। क्या मित्रों, देश भर के विद्यार्थियों का असेसमेंट निर्भुल नहीं होनी चाहिए, साइंटिफिक नहीं होनी चाहिए, एक पैटर्न पे नहीं होनी चाहिए? रसूखदार लोगों की स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थियों को एक प्रकार के नंबर मिलेगा और दुरंत इलाका में मेधावी विद्यार्थी को पढ़ते हुए उनको और एक प्रकार के नंबर मिलेगा। ये हमारी देश अभी स्वीकार करना चाहिए क्या? इसीलिए टेक्नोलॉजी को यूज करके सीबीएसई ने कुछ रिफॉर्म किया। ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था, ओएसएम की व्यवस्था किया।
मैं फिर कहता हूं, कोई भी आलोचना को हम सादर स्वीकार करते हैं। आलोचना के उद्देश्य अगर सही हो तो, आलोचना के उद्देश्य अगर सुधार के लिए हो तो, आलोचना की में पवित्रता हो तो हमें उससे सीख मिलती है, हमें उसको सुधार की गुंजाइश रहती है। कोई भी व्यवस्था बनाने वाले निर्भुल नहीं रहता है। सामूहिक विमर्श से, सामूहिक चर्चा आलोचना से हमें आगे की रास्ता हमको पथे के रूप में मिलता है। मैं भी इस बार की जो 2-3 घटना आपको बताया, सरकार कोई भी समस्या से उसको अनदेखा नहीं करना चाहती है या उसको दबाना नहीं चाहती है। समाज की अपेक्षा आकांक्षा को पूरा करने के लिए, सही अपेक्षा आकांक्षा को पूरा करने के लिए, मैं अभी मित्रों से, संजय जी वगैरह से थोड़ा अनौपचारिक रूप में बात करते हुए कहा कि देखिए, हमारे देश में कानून तो कई चीज़ों के लिए बंधन रखती है। कोई किसी को हत्या नहीं कर सकता, इसलिए 302 जैसे बड़े कड़ा दफा भी है। कई कुप्रथा के ऊपर हमारी कानून है। मित्रों, समाज में कुप्रथाओं को बंद करना पड़ेगा। आप भरोसा रखिए व्यवस्था के ऊपर, भरोसा रखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भरोसा रखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसको देश ने बनाया। देश के कॉन्सेंसस दार्शनिक तथ्य ये है, फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमने कहा कि भाई देखिए, हमें धीरे धीरे व्यवस्था को भारतीय आधार में ले आना है, वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रख के बनानी है, और एक प्रकार की व्यवस्था हमको बनानी है। ये एनईपी की रिकमेंडेशन है। आप व्यवस्था पे भरोसा रखिए, आलोचना करिए, परामर्श दीजिए। हम निश्चित रूप में आपको अनदेखा नहीं करेंगे, आपको आश्वस्त में करता हूं, लेकिन उसमें हमारा अपेक्षा है। मित्रों, सामाजिक कुव्यवस्था को हमको एक सामाजिक आंदोलन के नाते सुधारना की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है, परिष्कार करने की आवश्यकता है। मेरे को लगता है स्कूल विद्यार्थियों को, विशेष करके जिनकी अभिभावक अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन देना चाहिए। ट्यूशन ये कोई नई व्यवस्था शायद नहीं है, अनेक वर्षों से चली आ रही है, लेकिन उसकी एक रेशनलाइजेशन होनी चाहिए। कब उस बच्चे को हम एक वस्तु मानते हैं, कमोडिटी मानते हैं। शिक्षा को, और विशेष करके शिक्षा की द्योतक धारक विद्यार्थी होता है। उस विद्यार्थी से ऐसे कुछ अपेक्षा मत करिए कि वो अपने बैलेंस खो दे, अपने मैट्रिक्स में गड़बड़ाए। अनेक उदाहरण सभ्यता में तथा कथित मानक से परे अनेक लोग अनेकों काम किए हैं। सर्टिफिकेट, इसलिए प्रधानमंत्री ने सही कहा, सर्टिफिकेट महत्व नहीं है, कॉम्पिटेंसी महत्वपूर्ण है। हमें शिक्षा व्यवस्था को जब कॉम्पिटेंसी की ओर ले जा रहे हैं, उस समय में मैं अभिभावकों को, देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, आपके आकांक्षा को मैं स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन ये कोचिंग की दुनिया की जो टेम्पटेशन है, इस बारे में समाज को एक बार रह के, थोड़ा ठहर के, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। ये समाज की चरित्र, समाज आज एक व्याधि के रूप में, एक सोशल इविल के रूप में आ चुका है। बच्चे को हैंड होल्डिंग करना, मैं उसका विपक्षवादी नहीं हूं, लेकिन इसकी बैलेंस क्या होगी, एक सामाजिक वितर्क होने की आवश्यकता है। मित्रों, आज देश हमारी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण आपको रखूंगा। आज हमारी 2015 में ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में भारत की 81 इंस्टीट्यूशन होते थे, अभी 81 प्लेस में हम होते थे। हम इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में हमारी पोजीशन 81 था। आज हम लंबी छलांग लगा के ऊपर की तरफ हम 2025 में 38वां स्थान पे आ चुके हैं। 2015 में क्यूएस रैंकिंग में हमारा 11 इंस्टीट्यूट होते थे, आज ये बढ़ के 54 हो चुके हैं। आज पीएमआरएफ, एएनआरएफ, ओएनओएस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च प्रोडक्ट के लिए
पीएचडी प्रोडक्ट के लिए इस प्रकार की नई प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जो समाज के अनुभवी लोग, शिक्षा व्यवस्था उनको पढ़ाने के भी मौका देगा। आप में से बहुत सामाजिक जीवन के अनुभवी लोग हैं, लेकिन आप पढ़ाते नहीं हो, पढ़ाने की अवसर नहीं था। अभी हमने अवसर देने की व्यवस्था किया है। मित्रों, हमारे देश में स्टेम एजुकेशन में लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारी 43% आज स्टेम एजुकेशन में हमारी लड़कियां ही आ रहे हैं। महिलाओं की, लड़कियों की पीएचडी रिसर्च की संख्या में काफ़ी ग्रोथ हुई है। मित्रों, ये आज हमारी नई शिक्षा नीति की उपक्रम है। अभी इन दिनों में हमने संसद में एक बिल सामने रखा है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। संसदीय समिति में वो समीक्षा हो रही है। भारत को 21वीं सदी में तैयार करने के लिए हमें अनेक सुधार की आवश्यकता है। संस्थाओं को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। इसके लिए हमारी पूरा व्यवस्था को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। मित्रों, शिक्षा को टेक्नोलॉजी और स्किल दोनों को टाइम अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। ग्लोबल रिक्वायरमेंट के साथ हमको अलाइन करना पड़ेगा। एआई 10 साल पहले विषय नहीं था, एआई टेक्नोलॉजी करके था, लेकिन एआई की इतने बहुल प्रचलन नहीं था। आज सिर्फ एआई, मैं मानता हूं भारत अगर ठीक से तैयारी कर ही रहा है। भारत सरकार ने एआई मिशन बनाई है, ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव हमने ऑर्गेनाइज किया। अभी भारत के पास जितने डाटा है, कई लोग चिंता कर रहे हैं कि भाई एआई हमारी जॉब ले लेगा। मैं आशावादी हूं, एआई को अगर ठीक से हम समझेंगे, संभाल पाएंगे, यूज कर पाएंगे, तब हम दुनिया की एआई पावर हाउस बन पाएंगे। ये भारत की टैलेंट पूल की ताकत है। मित्रों, शिक्षा को सिर्फ सरकार नहीं चला पाएगी। शिक्षा को सरकार, समाज दोनों को मिलकर चलाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इन दिनों में स्कूल शिक्षा, विशेष करके हमारे देश की स्कूल की बच्चों की न्यूट्रिशन, स्कूल के बच्चों की लर्निंग आउटकम, स्कूल की बच्चों की मेंटल हेल्थ, स्कूल की बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्कूल की बच्चों को स्पोर्ट्स में रुचि लेना, स्कूल की बच्चों को क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकर्स के लिए आर्ट कल्चर में जोड़ना, अनेक उपक्रम एनईपी ने लाया है। ये तब संभव होगा जब स्कूल की अभिभावक, स्कूल की समाज की समर्थक उस इलाका में स्कूल में रुचि लेना चाहिए। आखिर हम सब लोग अपने कम्युनिटी की मंदिर में जाते हैं, उसकी चिंता करते हैं। स्कूल हमारे आधुनिक भारत की 21वीं सदी की मंदिर है। उस मंदिर को संभालने के लिए हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की परिकल्पना की। विशेष करके सरकारी स्कूलों में सरकार की दायित्व रहते उस वहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए, लेकिन उसकी परिचालना में, मैनेजमेंट में, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट में समाज की अपेक्षा है, समाज की सहयोग की अपेक्षा है। आज भारत सरकार उस दिशा में आपके माध्यम से मैं समाज की अपेक्षा रख रहा हूं। मित्रों, मैं अंतम इसी विषय को कहना चाहूँगा, हमारे समाज में सभी प्रकार की शक्ति है। हम एक लंबी छलांग की ताकत भी रखते हैं, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भारत की सभ्यता के अंदर जो सोच है, जिसको हम कभी वसुधैव कुटुंबकम कहे, जिसको कभी हमने विश्व बंधुत्व की तत्वों के साथ जोड़े, आखिर कोरोना हमारे सामने विश्व की एक सबसे बड़ा त्रासदी हुई है हम सबके सामने। जब विश्व भर अपने निज हित में काम पे लगते, मेडिसिन मेरे वहां रहना चाहिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे वहां रहने चाहिए, उस समय में भारत ने नवाचार किया, इनोवेशन किया, वैक्सीन मैत्री किया, खुद की नागरिकों को 225 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई और विश्व की 100 से ज़्यादा देशों में वैक्सीन पहुंचाया। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की आउटकम है, भारत की सिविलाइजेशनल रिफ्लेक्शन है। मित्रों, हमें 2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे, उसके साथ साथ ग्लोबल साउथ की दायित्व को भी लेते हुए भारत एक जिम्मेवार समूह बने, भारत की नई जनरेशन उसके लिए दायित्व ले। मैं मानता हूं जागरण की इस एजुकेशन कॉन्क्लेव उस दिशा में एक छोटी कदम है, लेकिन एक एक इस प्रकार की छोटी कदम एक बहुत बड़ा
ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकता है। मैं जागरण और जोश की इस अधिवेशन को, इस कॉन्क्लेव को शुभेच्छा देता हूँ। कुछ प्रारंभिक रूप में राष्ट्रीय आवश्यकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारी राष्ट्रीय लक्ष्य, उसके बारे में जागरण की अपेक्षा से कुछ विषय को मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब मैं आप सबको, जागरण समेत सभी पार्टिसिपेंट को फिर एक बार अनेक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।